कितने लड़के छोड़ गए? देखो बच्चों, आज आपके जो नया सिलेबस जो कल डाला गया था आपके ग्रुप में, उसके अकॉर्डिंग जो है पहले आपको बहुपद चैप्टर पढ़ाया जा रहा था, लेकिन अभी जो नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग बहुपद चैप्टर शायद अब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। और फिर भी आपको वो चैप्टर पहले भी पढ़ाया जा चुका है और भी पिछली क्लासेस में भी पढ़ाया गया है, तो आप चाहो तो उसको पुरानी किताबों से उठा के रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज नया चैप्टर आपको द्विघात समीकरण पढ़ने को स्टार्टिंग हो रही है उसकी, तो सभी को अब क्रम से उसको पढ़ना है, ध्यान देना है। द्विघात समीकरण परिभाषा पर आते हैं इसके। डेफिनेशन द्विघात समीकरण की ये है कि कोई भी व्यंजक या कोई भी समीकरण जिसमें किसी चर पद की अधिकतम घात 2 हो, क्या हो कहलाएगा? वो द्विघात समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें दिए गए चर पदों की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ax² 3x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। इस दिए गए समीकरण में जो x के घात है वो कितनी है? 2 है। अधिकतम घात कितनी है? इसमें 2 है। यहाँ पर जब कोई घात नहीं है तो 1 घात है, और ये आपका 6 जो है वो कांस्टेंट पद यानी कि अचल राशि है। इन 3 पदों से मिलाकर ये व्यंजक बना है या समीकरण बना है जिसमें चर की राशि की घात अधिकतम 2 है। इसीलिए ये दिया गया समीकरण जो है क्या होगा? आपका एक द्विघात समीकरण होगा। विनय, अपनी आवाज बंद करिए विनय। ठीक। इसके बाद आता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यदि दिया गया समीकरण आपका इस रूप का है तो ये तुम्हारा द्विघात समीकरण कहलाता है, जहां वेयर a की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होगी। यदि आपका a जो कांस्टेंट या गुणांक कोएफिशिएंट है x² का, वो यदि 0 हो जाता है तो x² की वैल्यू भी आपकी 0 हो जाती है, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी पद की यदि a बराबर 0 हो जाएगा, if a इक्वल टू 0, देन तब क्या हो जाएगा? दिए गए समीकरण के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा 0 × x²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और जब 0 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ होगा तो ये पूरा पद आपका 0 हो जाना है। प्लस क्या बचेगा, ओनली बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें दिए गए वेरिएबल यानी चर की घात कितनी है, 1, जबकि अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, परिभाषा के अनुसार दिए गए समीकरण में किसी भी वेरिएबल यानी चर की घात अधिकतम 2 होनी चाहिए, कम से कम 2 घात का होना चाहिए, तभी वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं रहा। तो जो व्यापक समीकरण होता है उसमें a का मान जो है कभी भी यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं होता। आपका x का गुणांक तो शून्य के बराबर हो सकता है, लेकिन एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा। अब आ जाते हैं द्विघात समीकरण के शून्य। द्विघात समीकरण के शून्य अथवा मूल। द्विघात समीकरण के शून्य अथवा मूल। द्विघात समीकरण के शून्य का मतलब शून्य से तात्पर्य आपको पता चल रहा है कि शून्य ऐसी चर किसी भी द्विघात दिए गए द्विघात समीकरण के चर की कोई ऐसा मान जो उस दिए गए समीकरण को क्या कर देता है, शून्य के बराबर कर देता है। यदि किसी चर का मान अगर उस वैध समीकरण में रखा जाता है, उस समीकरण का मान जो है तो शून्य के बराबर हो जाता है। अर्थात LHS और RHS दोनों साइड के पद आपके लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्म होगा वही राइट हैंड साइड का टर्म की वैल्यू होगी। यदि दोनों वैल्यू आपस में बराबर होती है तो ऐसा चर का जो मान होगा वो आपका उस दिए गए समीकरण का शून्य अथवा मूल कहलाएगा। जैसे कि परिभाषा में चाहे आप लिख सकते हैं कि किसी द्विघात समीकरण का शून्य से तात्पर्य हमें x या y जो भी दिया है चर उसकी उस आंकिक मान से तात्पर्य है जो उस दिए गए समीकरण को शून्य के बराबर ला देता है उसकी वैल्यू। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि लिखा है 2x² प्लस 4 इक्वल टू 0। 2x² 4 बराबर 0। इसका आपको यदि इसका कहेगा कि शून्य हमें ज्ञात करना है जहां दिखाना है कि ये शून्य है कि नहीं है, जहां x का मान जो है आपका 2 के बराबर है। तो आपको ये दिखाना है कि क्या x बराबर 2 इस दिए गए समीकरण का एक शून्य है अथवा नहीं है। तो हमें कुछ नहीं, दिए गए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 में x की जो हमें मान दिया है उस मान को इस व्यंजक में रख देना है। तो 2 और x लिए कितना रखना है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 4, 2 गुणे 2 अर्थात 4 और प्लस कितना हो गया 4 बराबर 0। तो ये 4 दूनी 8 धन 4 बराबर 0, 8 4 12 बराबर 0। नहीं हो रहा है ना, LHS की वैल्यू RHS के इक्वल नहीं हो रही है, इसीलिए x बराबर 2 दिए गए समीकरण का एक शून्य नहीं होगा। अतः x बराबर 2 दिए गए समीकरण का शून्य नहीं होगा। अब हम एक और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। उस पर देखते हैं कि क्या जो x का मान या y का मान कोई भी चर है उसका मान जो है रखने पर दिए गए समीकरण को संतुष्ट
निकलता है, अर्थात उसका शून्य है अथवा नहीं है। जैसे कि मान के लिखा है इसमें x² माइनस 9 इक्वल टू 0, जहां x का मान इस पर दिखाना है, x बराबर 3 पर हमें दिखाना है कि ये x बराबर 3 जो है इस दिए गए समीकरण का शून्य है अथवा नहीं है। कुछ नहीं है, या 3 भी कर सकते हैं या -3 भी कर सकते हैं, अथवा और -3 भी। वो इसलिए कि आगे देखो इसको समझने के लिए, जब हम रखेंगे x बराबर 3 रखते हैं समीकरण में, when x इक्वल टू 3, तब क्या होता है, then x बराबर 3 लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में हम x की वैल्यू रखेंगे, कितना रखना है, x बराबर 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 दिया है आपको। 3 का वर्ग का मतलब होता है 3 गुणे 3 अर्थात 3 त्रिका 9, और माइनस कितना हो जाएगा 9 बराबर 0 चल ही रहा है। 9 में से 9 चला गया, कितना हो गया 0 बराबर 0। आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल हो गई ना। जब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर है तो दिया गया x का मान जो है वो इसका एक शून्य है, ठीक है। इसी प्रकार से जब जैसे x बराबर 3 रखा, अब x बराबर हम -3 पे भी इसको चेक करेंगे कि दिया गया समीकरण जो है x² माइनस 9 बराबर 0 का एक शून्य -3 भी है अथवा नहीं है। तो इसके लिए हम x बराबर -3 पुनः इस समीकरण में रखेंगे, तो लिखेंगे when जब x इक्वल टू -3, तब क्या होता है, तो अब देखते हैं इसमें रखकर, तो -3 का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है -3 मल्टीप्लाई -3, माइनस मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है, और 3 3 जा 9, अर्थात -3 का स्क्वायर भी आपको प्लस का 9 ही मिलेगा। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 9 -9 इक्वल टू 0 चल रहा है। 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 9 जो है एक दूसरे से कट गया, तो 0 बराबर क्या हो गया आपका 0। आपकी इससे भी LHS की वैल्यू जो है वो RHS की वैल्यू के बराबर हो रहा है। अतः x बराबर -3 भी, अतः x बराबर -3 भी इसका एक शून्य अथवा मूल होगा। और इसी समीकरण के जो हमें दो मान प्राप्त हुए हैं, एक तो x बराबर 3 और x बराबर -3, ये जो मूल है इनको चाहो तो आप अल्फा और बीटा के रूप में भी मान सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इनके जो मूल होंगे या शून्यक होंगे, तो पहला शून्यक अल्फा बराबर 3 हो गया और दूसरा शून्यक बीटा बराबर -3 हो गया। द्विघात समीकरण में केवल दो शून्यक प्राप्त होते हैं या दो मूल उसके होते हैं, अल्फा और बीटा। इसी रूप से आपकी किताब में दिया गया है इसको, और यही आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। कहीं कहीं ए और बी के रूप में भी है, वैसे आपको जो आगे क्लासेस में भी है वो अल्फा बीटा के रूप में ही आपको इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर या BSc लेवल पे भी जाते हैं, तो यही चीज़ आपको पढ़ने के लिए मिलती है, ठीक है। अब कल हम लोग चर्चा करेंगे द्विघात समीकरण के गुणांकों की तुलना करके किसी द्विघात समीकरण को हल करना और सीधेधाराचार्य सूत्र की सहायता से उसको कैसे सॉल्व करेंगे और विविधकर को ज्ञात करना उसकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही।